बिहार एक ऐसा राज्य जो कि सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ बिहार टॉप 5 स्टेट में आता है जो कि सबसे ज्यादा आईआईटीएंस और आईआईएम ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा राज्य जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन स्टेट है। बिहार की जमीन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स है इंडिया में और यही कारण है जिससे 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। लेकिन ये सब के बावजूद भी बिहार में बहुत कम इंडस्ट्रीज है जो कि एक्चुअली में फंक्शनिंग कर रही है बिहार के इकोनॉमी के लिए। और क्या हाल चाल मेरे मित्रों, मैं हूं आपका मित्र सुमित और स्वागत है आप सबका थर्ड और फाइनल पार्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर सीरीज में, जिसमें मैं बताऊंगा वो तीसरा काम जो मैं करूंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 1945-47 में बिहार के पास 33 शुगर मिल्स थी जो कि अब घटकर सिर्फ 10 हो गई है, जो कि एक्चुअली में ऑपरेशनल है। बिहार जो कि 40% शुगर प्रोड्यूस करता था 1960s में, अब वो घटकर सिर्फ 2% प्रोड्यूस करता है। 1990s में 2000 से भी ज्यादा राइस मिल और 15 से भी ज्यादा शुगर मिल शट डाउन हो गए थे। समय के साथ साथ जहां इंडस्ट्रीज को और बढ़ना चाहिए था, जहां पर और नई कंपनीज आने चाहिए थे, जो एग्जिस्टिंग मिल्स है उनके क्वांटिटीज को बढ़ना चाहिए था, वर्कफोर्स को बढ़ना चाहिए था, सब कुछ इंक्रीज करना चाहिए था। लेकिन बिहार में इसका उल्टा हुआ है, सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ धीरे धीरे बंद होता गया और जितने भी लेबर्स काम करते थे, जितने भी वर्कर्स उसमें काम करते थे, वे सारे धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड हो गए। इसलिए जो तीसरा काम मैं करूंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो है सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। पर सवाल तो ये है कि आखिर बिहार में इतनी कम इंडस्ट्रीज क्यों है? आई डोंट नो। तो पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। बिहार में जो मैक्सिमम लैंड ओनर्स है वो स्मॉल लैंड ओनर्स है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर किसी कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करना है, तो अगर उसे 20 हेक्टेयर की जमीन चाहिए तो उसे एक किसान से बात नहीं करना होगा, बल्कि उसे 20 अलग अलग किसान से बात करना होगा। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि अब उन 20 किसानों से बात करना, अब वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे कुछ लोग ना बोलेंगे, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाता है। क्योंकि अगर सरकार थोड़ा सा एफर्ट करे और इस चीज को थोड़ा सा इजी करने का कोशिश करे तो जरूर इससे फायदा होगा। और अगर जमीन मिलने में आसानी हो जाएगी कंपनीज को, तो कंपनीज ज्यादा कोशिश करेंगे यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर यहाँ पर अपना इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा रीजन है लैक ऑफ एफर्ट एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। तो सिर्फ अगर ये बात बोल देना है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसके कारण कंपनीज नहीं आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड है लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत अच्छे बिजनेस होते हैं। अगर बात करें दूसरे स्टेट्स का जो कि लैंडलॉक्ड है, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे पंजाब, तो वहाँ पर भी बिहार से ज्यादा ही इंडस्ट्रीज है और वहाँ पर भी अच्छे अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज वर्क कर रहे हैं अभी। तो किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश होने के लिए सिर्फ और सिर्फ जमीन ही नहीं चाहिए, बल्कि और भी चीजें होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करूं टेक पार्क्स का या फिर कॉर्पोरेट पार्क्स का, तो बिहार में कॉर्पोरेट पार्क बहुत कम है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपना ब्रांच खोलती है या फिर अपना यूनिट को एस्टैब्लिश करती है, तो वो सारे चीजों को देखती है, वो सारे फैक्टर्स को चेक करती है, जैसे रोड्स कैसे है, कनेक्टिविटी कैसा है, कम्युनिकेशन लाइंस कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, पावर सप्लाई है कि नहीं है। तो ये सारे चीजों को भी बेटर करना बहुत जरूरी है और सिर्फ एक फैक्टर को नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2007 के बाद ये पहला मौका है जब बिहार में इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है। अब आप ही सोचो कि अगर 15 साल के बाद अगर एक इन्वेस्टमेंट सबमिट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और कंपनीज कैसे अट्रैक्ट होंगी बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर एक्सक्यूज देने के जगह पर अगर हम लोग एफर्ट करें और थोड़ा सा एफर्ट सही डायरेक्शन में और बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है और कंपनीज को आने में हेल्प हो सकती है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके कारण बिहार की इंडस्ट्रीज की ये हालत है। अब आते हैं कि मैं क्या करूंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो फिर सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम। तो सिंगल विंडो सिस्टम का ये मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश होना है या फिर ट्रेड बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, तो फिर उसके लिए बहुत सारे परमिशंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लियरेंसेस लेने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जगह पे सिर्फ एक एजेंसी वर्क करेगी ये सारी चीजों को क्लियरेंस करने के लिए। अभी का जो सिस्टम है उसमें है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्लियरेंसेस
क्लासेस लो, अलग अलग एजेंसियों के पास जाओ, तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो इस चीज से रिलीफ पाने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हम लोग कर सकते हैं कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, वो है टैक्स इंसेंटिव्स देना, सब्सिडीज देना, लेबर लॉस को ईज करना, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना। और कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री जहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो आप ये सब चीज देखोगे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरीके के कदम उठाए हैं, जिसके कारण एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी कंपनीज अपना इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के पहले रोड्स, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, ये सारी चीजों को देखती है। तो फिर अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी मोर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टेट प्रमोशन। जैसे कि गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात जैसा समिट स्टार्ट हुआ था आज से 20 साल पहले, उसका एक ही मकसद था कि इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना और बहुत सारे कंपनीज के बहुत सारे सीईओज को इनवाइट करना, जिसके कारण गुजरात में इन्वेस्टमेंट का माहौल पैदा हो सके और कंपनीज को गुजरात के बारे में जानने का मौका मिला। वहाँ पर वहाँ की करंट सरकार ने उन्हें किस तरीके के फैसिलिटीज दिया, ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया गुजरात में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। और अगर बिहार सरकार अगर इस तरीके के समिट्स को ऑर्गेनाइज करती है फ्रीक्वेंटली, तो फिर इससे डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात के स्टार्ट होने के बाद भी गुजरात में इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट समिट्स, कॉर्पोरेट समिट्स, टेक इवेंट्स, इस तरीके के प्रोग्राम फ्रीक्वेंट होने चाहिए बिहार में, जिसके कारण बिहार में इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर बिहार में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर कंपनीज भी आएंगी, क्योंकि इन सारे समिट्स में बहुत सारे कंपनीज के सीईओज आते हैं। तो फिर अगर आप इन समिट्स में ये सारी चीजों को बताओगे कि बिहार में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और बिहार आपको बदले में क्या देगा और आपका कितना फायदा हो सकता है, हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इन सारी चीजों का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे बिहार में इन्वेस्टमेंट और बिहार में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। तो ये थे कुछ सोल्यूशंस जो कि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हेल्प करेंगी, और अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं डेफिनेटली इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और इस तरीके के कंटेंट देखने में आपको अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।